दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यह कार्यशाला नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन निपम एवं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान द्वारा संयुक्त तत्वावधान में करवाई जा रही है। इस वर्कशॉप का जो टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसमें आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर मनोज बालान, निपम ऑफिसर और एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका रोथ, प्रिंसिपल एंड एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, SMB PG गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा राजसमंद। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कोऑर्डिनेटर डॉक्टर OP रुनवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी CA हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST। आज के इस कार्यशाला की कन्वीनर हैं डॉक्टर दिव्या सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ EAFM। यह कार्यशाला आज दिनांक 6 अप्रैल 2022 11 बजे प्रारंभ की जा रही है। तो चलिए चलते हैं आज की इस कार्यशाला के कंटेंट्स पर। धन्यवाद। Today we are going to organize an online workshop on intellectual property right in joint collaboration with NIPAM and SMB Government College, Nathwara. The coordinator of this workshop is Dr. OP Runwal sir. The organizing secretary CA Hemant Karunia sir, patron Ma'am Monica Roth, and dear participants, I welcome all of you. Dear participants, moving ahead, now I would like to invite our principal ma'am to address this workshop on intellectual property right. Over to you. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मनोज बालन, महाविद्यालय के संकाय सदस्यगण, प्रतिभागियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कार्यशाला में पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। इस कार्यशाला का विषय बौद्धिक संपदा अधिकार रखा गया है, जो कि वर्तमान समय में निश्चित ही प्रासंगिक विषय है। कोई भी व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत से किसी भी नई वस्तु, कृति, कला, खोज, नाम, चित्र, डिजाइन या ज्ञान को सृजित करता है तो उसे यह डर रहता है कि कोई और उसे चुरा न ले, कॉपी न कर ले। इस हेतु उसे पेटेंट, कॉपीराइट करवाना होता है। साथ ही वाणिज्यिक क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अति महत्वपूर्ण विषय है, जिसका ज्ञान भविष्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आज हम यही ज्ञान श्री मनोज बालन, जो कि निपम ऑफिसर एंड एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त करने वाले हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे महाविद्यालय एवं विद्यार्थियों के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला है। आपके व्याख्यान से आज निश्चित ही सभी प्रतिभागी लाभान्वित होंगे। मैं इस कार्यशाला के आयोजन के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट के कार्यशाला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर OP रुनवाल, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, डिपार्टमेंट ABST, कन्वीनर डॉक्टर दिव्या सोलंकी, डिपार्टमेंट ऑफ EAFM को साधुवाद एवं कार्यशाला आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। अंत में पुनः एक बार आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। Thank you. Thank you so much, Monica ma'am. Now I would like to invite CA Hemant Karunia sir to invite Dr. Manoj Balan sir and give him
a brief introduction. Hemant Kaduria sir, it's over to you. थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले मैं हमारे प्राचार्य मैम मोनिका रोथ मैम का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें आज ये कार्यशाला करने का मौका दिया। और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की तरफ से मैं हमारे सीनियर मेंबर ओपी रुनवाल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी प्रेरणा से ही हम हर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर मनोज बालन सर हैं, जो कि MSc एंड PhD इन केमिस्ट्री हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, और अभी वर्तमान में वर्किंग एज नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन निपम ऑफिसर हैं एंड एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सर जुलाई 2016 से इस पद पर हैं और 6 ईयर का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। आज हम निश्चित ही इनके उद्बोधन से बहुत अच्छे से लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये कॉमर्स का और सभी जगह सांस्कृतिक कलाकृति और बौद्धिक मामलों में IPR जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आज की तारीख में। एक व्यक्ति जब अपना कुछ नया जनरेट करता है तो उसे पेटेंट लेना, कॉपीराइट करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो सर आज हमें हाईलाइट करेंगे, हमें एनलाइट करेंगे। ओवर टू यू मनोज सर। स्क्रीन विजिबल है सर, अनम्यूट करिएगा सर अपने आप को। जी सर। सर स्लाइड शेयर हो रहा है मेरा? जी सर, बिल्कुल परफेक्टली। थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष हमारा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहा है। इस शुभ अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 8 दिसंबर 2021 को एक मिशन लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड निपेम, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता अभियान। इस मिशन के माध्यम से पूरे देश में लगभग 10 लाख बच्चों को IPR क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको सिक्योर करें, कैसे उसको रजिस्टर करें, जो IPR के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, IPR क्यों जरूरी है, हमें क्या वास्तव में IP की केयर करनी चाहिए, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के जॉइंट सेक्रेटरी श्री राजेंद्र जी रत्नू सर ने इस मिशन को लॉन्च किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो टोटल इंडिया में 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, बेस्ड ऑन द ज्यूरिडिक्शन। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए इंडिया के नॉर्थ रीजन से बिलोंग करता है, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, यहाँ से रिलेटेड अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट या कोई भी फैकल्टी, कोई भी मेंबर, कोई भी इंडिविजुअल कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, कोई बौद्धिक संपदा क्रिएट करता है, अपने माइंड से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए दिल्ली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को अप्रोच करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स इंडिया के वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करता है, जैसे गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो वो मुंबई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को अप्रोच करेगा। अगर कोई स्टूडेंट्स इंडिया के साउथ रीजन से बिलोंग करता है, जैसे केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, तो यहाँ से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है तो वो चेन्नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को अप्रोच करेगा। और जो रेस्ट ऑफ द रीजन है इंडिया के, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, यहाँ से रिलेटेड अगर कोई विद्यार्थी, कोई भी पर्सन अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए कोलकाता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को अप्रोच करेगा। तो बेस्ड ऑन द ज्यूरिडिक्शन टोटल इंडिया में 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है, 4 बौद्धिक संपदा भवन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, जो 4 मेट्रो सिटी है इंडिया की।
और नागपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से, जहां पे आईपीआर की ट्रेनिंग करवाई जाती है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन अबाउट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से आप क्या मतलब समझते हो? जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम अपने घर, खेत, जमीन या जो भी आपके पास आपकी प्रॉपर्टी है, आपका मोबाइल है, आपकी गाड़ी है, आपकी स्कूटर है, आपकी साइकिल है, हम सब इन प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को हम जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हो, जिस प्रॉपर्टी को आप टच करके देख सकते हो, जिस प्रॉपर्टी को आप छूकर देख सकते हो, उस प्रॉपर्टी को हम टेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। वो आपकी भौतिक संपदा है, जिसको आप हाथ लगा के देख सकते हो, जिसको आप टच करके देख सकते हो। इसको भी हम जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल मीन्स जो जिस प्रॉपर्टी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करके ले जा सकते हो, जैसे आपकी कार है, आपकी साइकिल है, आपकी स्कूटी है, आपकी बाइक है, वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि उस प्रॉपर्टी को आप मूव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हो, बट वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, आपकी भौतिक संपदा है। उसी तरह से एक प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल, यानी कि उस प्रॉपर्टी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करके नहीं ले जा सकते, वो एक स्थान पे फिक्स है। जैसे आपका घर, आपकी बिल्डिंग, आपका फ्लैट, आपके खेत, आपकी जमीन, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि वो आपकी अचल संपत्ति है। चल और अचल संपत्ति की बात करते हैं हम, बट दोनों की दोनों जो चल और अचल संपत्ति है वो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी है, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हो। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो आपकी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को आप मेजर नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टी को आप टच करके नहीं देख सकते, उस प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको भी हम जनरली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट्स टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंडस्ट्रियल मींस जिनका इंडस्ट्री लेवल पे एक एप्लीकेशन हो, जो चीज पब्लिक के काम आती हो, एक मास जिनका कम्युनिकेशन हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे उनका एक एप्लीकेशन हो, एप्लीकेबिलिटी हो, उनको हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका पेटेंट्स है, डिजाइन है, SICLD, ट्रेडमार्क्स और GI। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल आपकी भौतिक संपदा है, इनटेंजिबल आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी दैट अराइज फ्रॉम ह्यूमन इंटेलेक्ट, यानी कि जब भी कोई भी पर्सन, कोई भी फैकल्टी, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंटेलेक्चुअल यानी कि आपका इंटेलेक्ट, यानी कि आपका माइंड, यानी कि आपका विवेक, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, यानी कि जब भी आप अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से किसी प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हो, बनाते हो, उस प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। वो आपकी बौद्धिक संपदा है। एक दूसरी होती है वो भौतिक संपदा होती है, ये आपकी बौद्धिक है, यानी कि आप अपनी बुद्धि से इस प्रॉपर्टी को क्रिएट कर रहे हो, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी फैकल्टी या कोई भी पर्सन, वो अपने माइंड से क्या क्या प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है। वो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, वो कोई नया प्रोडक्ट बना सकता है, वो अपने माइंड से कोई नया प्रोसेस बना सकता है, वो किसी भी प्रोडक्ट का नया डिजाइन बना सकता है, वो अपने बिजनेस के लिए किसी भी नया कोई लोगो बना सकता है, वो कोई नया नोवेल लिख सकता है, कोई नई बुक लिख सकता है, कोई मूवी की स्टोरी लिख सकता है, कोई नया गाना कंपोज कर सकता है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम करता है। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब भी आप अपने माइंड से किसी प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हो, उस प्रॉपर्टी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। वो आपका पेटेंट हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन हो सकता है, या फिर ट्रेड सीक्रेट हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व क्या है, वास्तव में हमें क्यों जरूरत है और क्यों हमें इसकी केयर करनी चाहिए। जिस तरह से आपके घर के, आपके नाम, जैसे आपका घर रजिस्टर्ड है या आपकी फैमिली मेंबर या आपके फादर या मदर के नाम से जब आपका घर रजिस्टर्ड है, तो कोई भी अदर पर्सन आपकी परमिशन के बिना या आपकी फैमिली मेंबर की परमिशन के बिना कोई अदर पर्सन आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे आपकी गाड़ी आपके नाम से रजिस्टर्ड है, कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपकी गाड़ी को यूज नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि उसके जो राइट है वो आपके पास है, उसका जो प्रोटेक्शन है वो आपके पास है, उसकी जो आपने रजिस्ट्री करवा रखी है वो आपके नाम से है। तो आप दूसरों से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो,
उसी तरह से जब आपके नाम से आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाती है, जब आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने नाम से रजिस्टर करवा लेते हो, उस केस में भी आप अदर पर्सन को रोक सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, उसको यूज करने से, उसको बनाने से, उसको बेचने से आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लाइसेंस पे भी दे सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट्स है, फैकल्टी मेंबर है, तो आपके लिए एक प्राइड का विषय होती है, आपके प्रमोशन में हेल्प करती है, आपकी जॉब में हेल्प करती है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप कोई नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, कोई स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हो, तो आपके बिजनेस को वो एक कमर्शलाइज करने में हेल्प करती है, आपके बिजनेस की एक ब्रांड वैल्यू जनरेट हेल्प करने में करती है, आपके बिजनेस की एक मार्केट गुडविल एक्वायर करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से आप, अगर आप एक स्टूडेंट है या कोई बिजनेसमैन है, किसी भी तरह का अगर आपके पास बिजनेस है और अगर आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आप अदर पर्सन को उसको रोक सकते हो बनाने से, बेचने से, यूज करने से। तो इसका एक इंपॉर्टेंस है, एक सिग्निफिकेंस है। जनरली बात करते हैं कि पेटेंट क्या है, डिजाइन क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, या फिर जीआई क्या है। पेटेंट क्या है? पेटेंट किस काम में आता है? पेटेंट एक्ट में हम क्या रजिस्टर करवाते हैं? जब भी आप कुछ इन्वेंशन करते हो, जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, जब भी आप कोई नया प्रोसेस बनाते हो, उसको आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाते हो। यानी कि पेटेंट इज फॉर द टेक्नोलॉजी। जब भी आप कोई नई चीज बनाते हो, कोई भी नई आपने दवाई बनाई, कोई नई मेडिसिन बनाई, नया कोई फॉर्मूला अगर आपने बनाया है, कोई नई मशीन अगर आपने बनाई है, कोई नई डिवाइस अगर आपने बनाई है, तो उसको आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाते हो। उसी तरह से जब आप किसी भी प्रोडक्ट का नया डिजाइन बनाते हो, तो उसको आप डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाते हो। ट्रेडमार्क में आपने देखा होगा, अलग अलग कंपनी के लोगों का सिंबल अलग अलग रहता है। फेसबुक का अलग लोगो है, व्हाट्सएप का अलग लोगो है। तो जितने भी बिजनेस है, कंपनियां हैं, उनका सबका लोगो डिफरेंट रहता है। तो जितने भी लोगो है, स्लोगन है, नेम है, सिंबल है, वो सारा का सारा डिफरेंट दिखता है, क्योंकि वो उनका जो प्रोटेक्शन है वो ट्रेडमार्क एक्ट के तहत किया जाता है। तो ट्रेडमार्क एक्ट में अलग अलग हम लोगों की बात करते हैं, सिंबल की बात करते हैं, अलग अलग नेम की बात करते हैं। कॉपीराइट, जो भी आप कोई नया लिटरेचर लिखते हो, कोई नई बुक लिखते हो, कोई आप नई पेंटिंग बनाते हो, जो भी आप लिटरेरी वर्क करते हो, कोई आपने मूवी की स्टोरी भी अगर क्रिएट की है, कोई नया सॉन्ग अगर आपने क्रिएट किया है, कोई आर्टिस्टिक वर्क आपने क्रिएट किया है, तो उसको आप कॉपीराइट एक्ट के तहत उसका प्रोटेक्शन लेते हो। जीआई मींस जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मींस भौगोलिक संकेतक। जब कोई प्रोडक्ट इंडिया के किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होता है, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द जीआई एक्ट में उसका प्रोटेक्शन करवाती है। भौगोलिक क्षेत्र में जैसे आपने सुना होगा दार्जिलिंग की चाय, बीकानेरी भुजिया, तो एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित प्रोडक्ट है, तो ये भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो ये डिफरेंस रहता है, बेसिक डिफरेंस रहता है पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड जीआई के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट क्या है? A patent is a statutory protection for an invention granted for a limited period of time to the patentee by the government in exchange of full disclosure of his invention। कि जब भी कोई स्टूडेंट, जब भी आप कोई भी नई कोई इन्वेंशन करते हो, जब भी आप कोई नई चीज डेवलप करते हो, और जब आप अपने इन्वेंशन को, उसका मेथड क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, जब आप अपने मेथड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखते हो, यानी कि आप उसको पेटेंट ऑफिस में फाइल करते हो, तो इसके बदले में अगर वो सारे नॉर्म्स फुलफिल कर रहा है, अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू पेटेंट एक्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक सर्टिफिकेट देती है, पेटेंट सर्टिफिकेट देती है, आपको एक प्रोटेक्शन देती है, कि एक आपको एक रजिस्ट्री देती है, आपको एक लाइसेंस देती है। तो पेटेंट क्या है? एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, एक कानूनी प्रावधान है। ए पेटेंट इज ए कंट्री स्पेसिफिक राइट। कंट्री स्पेसिफिक राइट मींस हर कंट्री में पेटेंट को देने के अलग अलग नियम होते हैं। ना केवल पेटेंट, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, एसआईसीएलडी, जितने भी पेटेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट है, उन सबों के सारे राइट कंट्री स्पेसिफिक राइट है। यानी कि उनके जो राइट है, जो प्रोटेक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री में ही लागू होते हैं। जिस तरह से हर एक कंट्री का अपना एक संविधान है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह से हर एक कंट्री का अपना एक पेटेंट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है। हर कंट्री का अपना अपना राइट है। मान लीजिए आपने कोई नया इन्वेंशन किया, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई, तो हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, इन्वेंशन का, आपको इंडिया में राइट मिल जाए, इंडिया में आपको पेटेंट मिल जाए। और अगर आपने किसी और कंट्री में भी फाइल किया, मान लीजिए आपने जापान में फाइल किया, चाइना में फाइल किया, अमेरिका में फाइल किया, हो सकता है वहां पे आपको राइट उसका ना मिले, क्योंकि वहां के नियम अलग है, वहां का कानून अलग है, वहां का एक्ट अलग है, वहां के आर्टिकल्स अलग है। यानी कि पेटेंट, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उस सब के अपने अपने एक्ट है, अपना अपना राइट है। वो डिपेंड करता है कि वहां का कानून कैसा है, वहां का लॉ कैसा है, वहां का एक्ट कैसा है। पेटेंट गिव्स मोनोपोलिस्टिक राइट्स टू इट्स ओनर टू एक्सक्लूड अदर।
जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब भी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आपका मोनोपोलिस्टिक राइट रहता है। मींस आपकी मोनोपोली हो जाती है कि जो अगर आपके नाम से कोई पेटेंट एक्ट में किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको पेटेंट एक्ट आपको एक मोनोपोलिस्टिक राइट देता है, यानी कि आपको एक एकाधिकार देता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है कि कोई भी अदर पर्सन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस को बिना आपकी परमिशन के उसको कोई बना नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता, उसको इंपोर्ट नहीं कर सकता, उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं कर सकता। यानी कि पेटेंट आपका एक मोनोपोलिस्टिक राइट है। अब बात करते हैं इंडिया में हम क्या क्या चीज को पेटेंट करवा सकते हैं। एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस, प्रोडक्ट मीन्स कोई भी उत्पाद, कोई भी डिवाइस, कोई भी आप मशीन आप बना रहे हो, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकती है, कोई मैकेनिकल डिवाइस हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हो सकती है, यानी कि कोई भी उत्पाद जो बना रहे हो। और प्रोसेस, उसके पीछे का प्रोसेस कैसा है, वो किस तरह से बनाया गया है। जैसे आपको पता है कि इंडिया में भी दो तरह की वैक्सीन चल रही है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। वो अलग अलग प्रोडक्ट है और उनको बनाने का प्रोसेस भी अलग अलग है। तो वो दोनों प्रोडक्ट को हम पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं, और उन दोनों को बनाने का प्रोसेस कैसा है, उनके प्रोसेस को भी हम पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, विच इज न्यू, कि वो नया होना चाहिए, नोवल होना चाहिए बिल्कुल, यानी कि पहले से वो चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। विच इज न्यू, नॉन ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस मीन्स उसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कोई आसानी से ये ना कह इसको तो मैं ही बना सकता हूँ, यानी कोई भी वैक्सीन को या ना करें इसको तो मैं ही बना सकता हूँ, इसमें आपने क्या नया किया है। एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि वो चीज पब्लिक के काम आनी चाहिए, इंडस्ट्री लेवल पे उनका एक एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे वैक्सीन का भी एग्जांपल लेते हैं तो अलग अलग वैक्सीन है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है, उनको बनाने का अलग अलग तरीके का प्रोसेस है, और वो चीज नई है, नॉन ऑब्वियस है, इजीली कोई भी उसको बना नहीं सकता, और इंडस्ट्री लेवल पे उसका एक एप्लीकेशन है, यानी कि वो चीज पब्लिक के काम आ रही है, आप उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। यानी कि जब भी आप अपना माइंड यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो या कोई नया प्रोसेस बनाते हो, प्रोडक्ट मीन्स कोई आप डिवाइस बनाते हो, कोई मशीन बनाते हो, कोई इक्विपमेंट बनाते हो, कोई दवाई बनाते हो, कोई मेडिसिन बनाते हो, कोई फॉर्मूला बनाते हो, या उसके पीछे का बनाने का तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, अगर वो नया है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी है, और वो चीज अगर पब्लिक के काम आ रही है, तो आप उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। ए पेटेंट इज नॉट ग्रांटेड इफ द इन्वेंशन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। अगर आप किसी चीज के लिए पेटेंट के लिए फाइल किया है आपने किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए, और वो चीज पहले से ही पब्लिक को पता है, पब्लिक को पता है मीन्स वो कहीं पे भी किसी बुक में लिखी हुई है, किसी रिसर्च पेपर में लिखी हुई है, किसी जर्नल में लिखी हुई है, किसी सोशल मीडिया में किसी ने लिख रखा है, यानी कि पब्लिक के अंदर उस चीज को पहले से ही पता है, पब्लिक डोमेन में अगर वो चीज पहले से ही है, तो आपको उस कंडीशन में पेटेंट एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कि एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस विच इज न्यू, कि वो नया होना चाहिए, तो जब वो चीज पहले से ही किसी को पता है तो वो नई नहीं रहती है, तो इस कंडीशन में उसका पेटेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो जब भी आप कुछ नया बनाते हो उसको वो क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो जो भी आप कोई मशीन बना रहे हो, कोई एपरेटस बना रहे हो, कोई मेडिसिन बना दी, कोई दवाई बना दी, कोई सिरप बना दी, कोई वैक्सीन बना दी, या जो घरों में आप जैसे देखता डिटर्जेंट पाउडर है, या कोई शैम्पू का कंपोजिशन है, फॉर्मूला है, उसको भी आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट। पेटेंट के लिए कोई कौन अप्लाई कर सकता है। कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फैकल्टी मेंबर जो ये क्लेम करता है कि उसको सबसे पहले उसी ने बनाया, उसको पेटेंट एक्ट में अपने नाम से रजिस्टर करवा सकता है, या वो किसी को असाइन कर सकता है, वो किसी और के नाम से भी फाइल कर सकता है, या तीसरी कंडीशन है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज पर्सन, जब किसी व्यक्ति विशेष की डेथ हो जाती है तो उसका कोई न कोई लीगल नॉमिनी रहता है, तो उसके बिहाफ पे भी वो फाइल कर सकता है। अगर हम बात करें फेमस इंडियन इन्वेंशन की, जो फेमस इंडिया के जो फेमस इन्वेंशन रहे हैं, जैसे आपने टाटा नैनो गाड़ी के बारे में खूब देखा है, सुना है, तो एक इंडिया का एक फेमस इन्वेंशन रहा है, यानी कि एक फेमस टेक्नोलॉजी रही है। हेपेटाइटिस वैक्सीन भी इंडिया का एक वैक्सीन, एक प्रोडक्ट रहा है। जयपुर फुट भी एक इंडिया का एक फेमस इन्वेंशन है। पेटेंट में जनरली हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, कोई नया प्रोसेस बनाते हो, अगर उसमें कोई टेक्नोलॉजी है, अगर वो चीज पब्लिक के काम आ रही है, तो उसको आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। यहाँ पे आपको एक बेबी शावर कैप दिखाई दे रही है, जो बच्चे को नहलाते टाइम बच्चे की आईज को प्रोटेक्ट करती है, बच्चे की आंख में साबुन या पानी ना जाए। इस तरह का डिस्प्ले आपने देखा होगा। कार स्वाइपिंग मशीन जो आप यूज करते हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल इंडिया के अंदर मैरिज सेरेमनी, शादी ब्याह में खूब यूज किया जाता है। तो एक टेक्नोलॉजी है जो पब्लिक के काम आ रही, एक नया तरह का प्रोडक्ट है। क्लॉथ हैंगिंग डिवाइस, कपड़ा टांगने की जो डिवाइस मशीन है, जो आपने घरों में खूब पाई जाती है, ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। केप विद एलईडी लाइट, कैंडल रिस्टोरिंग डिवाइस, यानी जैसे जैसे मोमबत्ती मेल्ट होती जाएगी वापिस से दोबारा से रिस्टोर होती जाएगी, तो ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है। तो कहने का मतलब जो टेक्नोलॉजी जो आप बना रहे हो, जो नया प्रोडक्ट बना रहे हो, जो नया प्रोसेस बना रहे हो, अगर वो चीज नई है, पब्लिक के काम आ रही है, तो उसको आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। आपको एक मिरर दिखाई दे रहा है,
इसको एज ए मिरर के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, या फिर इसको एक आयरन टेबल के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। पेस्ट स्केजुअल मशीन यानी कि पेस्ट को निकालने के काम में आती है। स्कूटर कम स्ट्रोलर, अम्ब्रेला विद हैंडबैग, जब बारिश हो रही है तो उसको एक छाते के रूप में, अम्ब्रेला के रूप में काम में लिया जा सकता है। अदरवाइज इसको हैंडबैग के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। अगर हम बात करें फेमस इंडिया के इन्वेंशन की, जो फेमस जो इंडिया में, जैसे कि आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है रेम्या जोस नाम से एक लड़की की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बाइस्किल पाउडर्ड वॉशिंग मशीन को बनाया। बाइस्किल पाउडर्ड वॉशिंग मशीन को बनाया। कहने का मतलब ये कि इनके गांव में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी और पैसों की भी कमी थी, और ये केरला के जेथोर विलेज से बिलोंग करती है। तो इन्होंने देखा कि जो बाइक है, जो मोटरसाइकिल है, उसके पुराने पार्ट्स को यूज करके इस तरह की एक डिवाइस बनाई जा सकती है। तो इन्होंने क्या किया, बाइक के पुराने पार्ट्स का यूज करके इन्होंने इस तरह की एक डिवाइस बनाई। इनके दिमाग में आइडिया आया कि इस तरह से बनाना चाहिए उसको, अपने आइडिया को उन्होंने एक्सप्रेस किया, क्रिएट किया। तो जब जिस प्रकार से हम साइकिल के अंदर पेडलिंग करते हैं, पेडल दबाते हैं तो साइकिल आगे की तरह मूव होती है, उसी तरह से जब इस डिवाइस के अंदर भी जब पेडलिंग की जाती है तो इसमें एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, यांत्रिक ऊर्जा जनरेट होती है, जो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, उसको वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। फिर इस डिवाइस को उन्होंने कपड़े धोने के रूप में काम में लिया। तो ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी थी, इनके दिमाग में इस तरह का आइडिया आया और इस आइडिया को उन्होंने एक्सप्रेस किया, क्रिएट किया। जस्ट एक 14 साल की एक लड़की के, मेरे मैज उसके नाम से, सारंग सुमेश इज यंगेस्ट इनोवेटर ऑफ इंडिया, ही क्रिएटेड हिज फर्स्ट रोबोट एट द एज ऑफ 4। सारंग सुमेश इंडिया का यंगेस्ट इनोवेटर है, जिसने 4 साल की उम्र में एक रोबोट बना दिया। गुरु सिमरन सिंह ऑफ गुरुग्राम built an assistive device called iScribe at the age of 16 when he was in class 12। गुरुग्राम के गुरु सिमरन सिंह थे, इन्होंने देखा कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, जो अंधे बच्चे, उनको दिखता नहीं है, जो पढ़ नहीं पाते, तो इनके लिए उन्होंने क्या किया, गॉगल्स बनाए। उन्होंने देखा कि बच्चे काफी परेशानी का सामना करते हैं, उनको पढ़ नहीं पाते बेचारे, तो उन्होंने क्या किया, गॉगल्स बनाए। जब वो 12th क्लास में थे, मात्र 16 साल की उम्र में, उन्होंने इस तरह के गॉगल्स बनाए कि जब वो बच्चे गॉगल्स लगा के पढ़ते थे, इस तरह की डिवाइस लगा के जो बच्चे किसी भी बुक को रीड करते थे, तो उस गॉगल्स में एक बटन को दबाना होता था, एक बटन को प्रेस करना होता था, तो उसके बाद जो उसका लिखा हुआ जो सब्जेक्ट मैटर है वो उसको बोल के सुनाता था, यानी कि उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देता था। तो ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है। इन्होंने देखा कि बच्चे काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाया। Anant Dadar is a young innovator from Arunachal Pradesh who invented when he was in class 11 goggles for blind G4B। अनंत दादा जी अरुणाचल प्रदेश के थे। इन्होंने देखा कि जो अंधे लोग हैं, इनको दिखाई नहीं देता, जब वो रोड क्रॉस करते हैं तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनको पता नहीं चलता कि सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इनके लिए भी उन्होंने क्या कि इस तरह के गॉगल्स बनाए G4B नाम से। जब वो क्लास 11 में थे, 11वीं क्लास में थे, तो इन्होंने इस तरह के गॉगल्स बनाए, और जब वो लोग इस तरह के गॉगल्स लगा के रोड क्रॉस करते थे तो 2 मीटर की डिस्टेंस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके बताता था। तो कहने का मतलब इन्वेंशन कहाँ से जनरेट होता है, जो भी आप पब्लिक में या आप जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहां पे देखते हो कि पब्लिक किस तरह का प्रॉब्लम का सामना कर रही है, किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और आप पब्लिक के लिए क्या कुछ नया कर सकते हो, कैसे उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। और जब आप कोई भी प्रॉब्लम को देखते हो, उनका जब सॉल्यूशन जब आप हल करते हो, तो जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हो अपने माइंड से, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी नई डिवाइस बनाते हो, कोई नया प्रोसेस बनाते हो, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपने अपना माइंड यूज करके बनाया है, तो आपको उसका राइट मिलना चाहिए, वो चीज आपके नाम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इसी तरह से आप अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो, जो भी आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी आप अपना प्रोसेस बनाते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके लिए कोई फिक्स उम्र की या एज की रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब आप बड़े हो जाओगे, 18 साल के हो जाओगे, तभी आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो 4 साल के बच्चे ने भी एक रोबोट बना दिया, 12वीं क्लास के बच्चे ने एक अंधे जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उनके लिए आईस्क्राइब डिवाइस बनाई, 11वीं क्लास के बच्चे ने G4B नाम के गॉगल्स बनाए, एक 14 साल की एक लड़की ने पाउडर वॉशिंग मशीन को जनरेट किया। तो कहने का मतलब कोई भी स्टूडेंट कभी भी जब कोई भी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, और उसको अपने नाम से उसको रजिस्टर करवा सकता है। अगर हम बात करें यंगेस्ट पेटेंट होल्डर इन इंडिया की, तो टेनिथ आदित्य इनका नाम है। इन्होंने एक बनाना लीफ टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी जब वो 15 साल की उम्र में थे। तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया में काफी सारे बनाना होते हैं, और इनकी जो बनाना जो लीव्स है, जो पत्तियां हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खराब होने लगती है, 2-4 दिन में खराब होने लगती है। तो उन्होंने एक बनाना लीफ टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जब वो जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, जब वो 15 साल की उम्र में थे, और बाद में उनको उन जो बनाना लीव्स है उनको लगभग 1 साल तक भी स्टोर किया जा सकता है। जो आजकल आप जो डिस्पोजल वगैरह यूज करते हो, वो इन्हीं की एक बनाना लीफ टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन है, इन्हीं का है। और इनके नाम लगभग 19 इन्वेंशन का रिकॉर्ड है, और काफी सारे पेटेंट भी इनके नाम रिकॉर्ड है। जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, जस्ट 15 साल की उम्र में
और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है ये। तो आप देख सकते हो जस्ट 15 साल की उम्र में उन्होंने कितने सारे रिकॉर्ड अपने अपने नाम कर रखे हैं, अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से। कहने का मतलब जब भी आप कोई नया कोई क्रिएट करते हो, जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हो, तो कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट प्रोटेक्ट देन पब्लिश, यानी कि जो भी आप नया क्रिएट कर रहे हो, जो भी नया प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप नया प्रोसेस बना रहे हो, पहले प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्ट मीन्स पहले आप उसको पेटेंट ऑफिस में फाइल कीजिए अपने आइडिया को, अपने इन्वेंशन को, फिर उसके बाद आपको पब्लिश करना है, किसी पब्लिक में बताना है, किसी बुक में लिखना है, किसी सोशल मीडिया में आपको लिखना है। डू नॉट वेट अंटिल द इन्वेंशन इज फुली डेवलप्ड फॉर कमर्शियल वर्किंग। मान लीजिए आप कोई नई डिवाइस बना रहे हो, कोई भी नया प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई रिएक्शन कर रहे हो, केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, कोई मशीन बना रहे हो, अगर हो सकता है उसमें काफी सारा टाइम लगे, अगर आपने उसका थोड़ा बहुत पार्ट उसका बना लिया है, आपने उस रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसको इनिशियली भी फाइल कर सकते हो, उस कंडीशन में भी आप फाइल कर सकते हो, इनिशियल स्टेज में भी आप उसको फाइल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जब तक वो पूरा बन के तैयार हो उस कंडीशन में आपको फाइल करना है, आप उसको पहले भी फाइल कर सकते हो। तो और कुछ फॉर्म्स रहते हैं जो वेबसाइट पे दिए गए, फॉर्म 1, 2, 3, 5, ये सारे सारे फॉर्म आपको फिल करने होते हैं पेटेंट के लिए, पेटेंट में अपना राइट लेने के लिए, पेटेंट एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ये सारे सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर्म सारे सारे। और फीस क्या रहती है, अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, नेचुरल पर्सन है, इंडिविजुअल है, या कोई स्टार्टअप है आप, या कोई फैकल्टी मेंबर है, या कोई स्मॉल एंटिटी है, या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से आप फाइल कर रहे हैं, किसी कॉलेज के नाम से आप फाइल कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के नाम से आप फाइल कर रहे हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट मैटर 30 पेज का है, उसमें 10 क्लेम्स है, तो आपकी फीस लगती है लगभग 5600 ऑनलाइन केस में। और अगर सेम इन्वेंशन को अगर कोई बड़ी कंपनी फाइल करती है, तो उसको उस कंपनी को लगभग 28,000 28,000 रुपए करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप एक स्टूडेंट है, एक फैकल्टी है, एक नेचुरल पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, एक स्टार्टअप है, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, अगर आप कोई भी, अगर आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी कॉलेज से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको लगभग 80% तक कम पे करना होता है, जो एक बड़ी कंपनी है उनकी तुलना में। और ये आईपी इंडिया की वेबसाइट रहती है, ipindia.gov.in। आईपी मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, india.gov.in। यहाँ पे पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई, आरजीएन, आईपीएम जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं। जो भी आपको पेटेंट के अंदर कुछ फॉर्म फाइल करना है, तो उसमें पेटेंट के सारे फॉर्म्स दिए गए हैं, आप उसको आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फाइल कर सकते हो। जब आप ऑनलाइन फाइल करते हो, तो इस तरह से आपको एक आईडी साइन अप करनी होती है इसमें आप, और आप ऑनलाइन तभी फाइल कर सकते हो जब आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हो। और एक होता है एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन। एक्सपेडाइट मीन्स आपने जो फाइल किया है उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिले, उसकी रिपोर्ट आपको जल्दी से जल्दी आपको मिले। तो किस कंडीशन में आप एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन करवा सकते हो, अगर आप एक स्टार्टअप है, जैसे आजकल आप न्यूज में खूब आता है स्टार्टअप के बारे में, यानी कि अगर आपका बिजनेस एक स्टार्टअप के अंतर्गत आता है, या आप एक स्मॉल एंटिटी है, छोटी कंपनी है, या एप्लीकेंट इज ए फीमेल, जिसने भी आवेदन किया है वो अगर एक महिला है, या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया है, फाइल किया है, उसमें भी अगर एक महिला है, उस केस में भी आप अपने एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन करवा सकते हो। या किसी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, तो कुछ बेसिक डिटेल्स है जिसमें आप अपने एग्जामिनेशन को फास्ट करवा सकते हो, एक्सपीडाइट करवा सकते हो, स्पीडी करवा सकते हो। और जब आपका पेटेंट ग्रांट होता है, जब आपको एक पेटेंट सर्टिफिकेट मिलता है, तो इस तरह से वो आपका पेटेंट सर्टिफिकेट दिखता है, जिसमें आपका यूनिक पेटेंट नंबर रहता है, आपकी एप्लीकेशन नंबर, जब फर्स्ट डे आपने पेटेंट ऑफिस में फाइल किया था अपने इन्वेंशन को, तो उसकी एप्लीकेशन नंबर इसमें मेंशन रहती है, डेट ऑफ फाइलिंग मेंशन रहती है। डेट ऑफ फाइलिंग मेंशन करने का कारण ये है कि इसी डेट ऑफ फाइलिंग के 20 साल तक, जो डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पे मेंशन है, उसके 20 साल तक जो भी आपने प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाया है, उस 20 साल तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर प्रोसेस पे आपकी मोनोपोली रहती है, कि कोई भी अदर पर्सन 20 साल तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या प्रोसेस को बना नहीं सकता आपकी परमिशन के बिना। 20 साल के बाद वो चीज पब्लिक डोमेन में आ जाती है, और उसमें पेटेंटी का नाम मेंशन रहता है। पेटेंटी मींस जो पेटेंट के लिए फाइल करता है, जो एप्लीकेंट होता है, जो आवेदक होता है, उसमें उसका नाम भी मेंशन रहता है। तो इस तरह से आपका ये पेटेंट सर्टिफिकेट दिखता है, और इस तरह से ये हमारी पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो पेटेंट के अंदर हम, पेटेंट एक्ट में हम जनरली प्रोडक्ट की बात करते हैं, जनरली प्रोसेस की बात करते हैं। जो भी आप नया प्रोडक्ट बनाते हो, जो नया उत्पाद बनाते हो, जो डिवाइस बनाते हो, मशीन बनाते हो, एपरेटस बनाते हो, इक्विपमेंट बनाते हो, तो जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हो, उसको आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाते हो। और जब आपके नाम से पेटेंट एक्ट में उसको रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि पेटेंट ऑफिस के द्वारा एक पेटेंट सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट या प्रोसेस को 20 साल तक सिक्योर कर सकते हो फ्रॉम अदर्स, यानी कि कोई भी अदर पर्सन बिना आपकी परमिशन के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, यानी कि आपका एक मोनोपोलिस्टिक राइट रहता है। और जो आपको पेटेंट सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपका एक कंट्री स्पेसिफिक राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंडिया में ही एप्लीकेबल होता है।
अब हम बात करते हैं डिजाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिजाइन यानी कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिजाइन की बात कर रहे हैं। ये भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम इंडस्ट्रियल डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक तरह का एक्ट है, लॉ है, कानून है, रूल है। डिजाइन में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, और आपकी कंपनी कोई अलग तरह की प्रोडक्ट बनाती है, और उस प्रोडक्ट का यूनिक आपने कोई डिजाइन बनाया है, यूनिक डिजाइन अगर आपने बनाया है, क्रिएट किया है, और आप चाहते हो कि उस डिजाइन को कोई अदर कॉम्पिटिटर उसको कॉपी ना कर ले, तो आपको उस डिजाइन को इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट के माध्यम से प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग कंपनी के मोबाइल्स का डिजाइन अलग अलग रहता है, स्कूटी का डिजाइन भी अलग अलग रहता है, लैपटॉप का डिजाइन भी अलग अलग रहता है, पेन ड्राइव का डिजाइन भी अलग अलग रहता है, आप जो टूथब्रश यूज करते हो उन अलग अलग कंपनी का डिजाइन भी अलग अलग रहता है, कार का डिजाइन अलग अलग रहता है, साइकिल का डिजाइन भी अलग अलग रहता है। तो जितने भी प्रोडक्ट है जो हम डिजाइन देख के परचेज करते हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट है जिनमें कोई आई कैचिंग फीचर होता है, जिनमें कोई एस्थेटिक एस्पेक्ट्स होता है, एस्थेटिक अपीयरेंस होती है, अगर उनका एक इंडस्ट्रियल लेवल पे उनका एक एप्लीकेशन होता है, तो आप अपने डिजाइन को इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हो। जितने भी फेमस फैशन डिजाइनर रहते हैं वो अपने डिजाइन को कहाँ रजिस्टर करवाते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। किसी भी बेडशीट पे किसी ने कोई नया यूनिक डिजाइन बना दिया, उसको भी आप इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हो। किसी भी जैसे बोतल की इनकी शेप का डिजाइन अलग अलग है, अलग अलग कंपनी की शैम्पू की बोतल का डिजाइन अलग अलग रहता है, तो ये कहने का मतलब एक पर्टिकुलर बोतल का एक डिजाइन, वो भी उसको भी आप इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हो। इस तरह की बोतल का डिजाइन आपने देखा होगा। बच्चों के जो टॉयज रहते हैं, स्कूल बस है, बेट है, क्लॉक है, मोबाइल फोन है, बच्चों का शार्पनर है, पेंसिल है, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट रहते हैं उनका भी यूनिक डिजाइन रहता है, उसको भी हम इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। एक सेट ऑफ आर्टिकल को भी हम इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। सेट ऑफ आर्टिकल मींस एक सेट, जैसे एक ज्वेलरी सेट है, एक सोफा सेट है, एक जूती सेट है, एक पोर्ट सेट है, तो जितने भी सेट है जो एक साथ जिसको हम इंडिविजुअली उनको परचेज नहीं करते, उनको सेल आउट नहीं किया जाता, जो एक साथ खरीदे जाते हैं, इस ज्वेलरी सेट को हम एक साथ परचेज करते हैं, सोफा सेट को भी एक साथ परचेज करते हैं, कोई जूती सेट है, तो एक सेट ऑफ आर्टिकल के डिजाइन को भी हम इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। अलग अलग कंपनी की वॉच का डिजाइन आपने देखा हुआ अलग अलग रहता है, तो कंपनी अपने डिजाइन को कहाँ प्रोटेक्ट करवाती है, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवाती है। आपने एक फेमस कंपनी का मोबाइल देखा होगा, इसका डिजाइन भी इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट है। तो जब भी आप कोई नया डिजाइन बनाते हो तो सबसे पहले उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में उसको पर्टिकुलर डिजाइन को प्रोटेक्ट करवाना होता है। इसकी फीस रहती है, अगर आप एक नेचुरल पर्सन है, एक स्टूडेंट है, एक फैकल्टी मेंबर है, इंडिविजुअल है, तो फीस रहती है आपकी 1000 रुपीज, 1000 रुपये फीस रहती है इसकी। और अगर सेम कोई डिजाइन को अगर बड़ी कंपनी कोई फाइल करती है तो इसकी फीस रहती है 4000। और जिस डिजाइन के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए उसके 2 सेट्स आपको फाइल करने होते हैं, और इस तरह से फॉर्म 1 जो वेबसाइट पे दिया गया है उसको फिल करके आपको फाइल करना होता है। उसमें आपकी डिटेल्स, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, किस क्लास में आपको प्रोटेक्शन चाहिए, वो सारा सारा फिल करना होता है इसमें। इस तरह से हम डिजाइन के अंदर इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिजाइन की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सक्लूसिव डिजाइन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रेड मींस बिजनेस, बिजनेस करने का एक मार्क, एक लोगो, एक सिंबल। तो ट्रेडमार्क भी एक बिजनेस पर्पज से एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग कंपनी के जो सिंबल रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। फेसबुक का अलग है, व्हाट्सएप का अलग है, ट्विटर का अलग है, लेवाइस का अलग है, गूगल का अलग लोगो है, जोमेटो का अलग है, स्विगी का अलग है, BMW का अलग है, हुंडई का अलग लोगो है, सुजुकी का अलग लोगो है। तो जितने भी आप मार्केट में या जहां भी आप देखते हो एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी कंपनीज रहती है उनका सबका लोगो डिफरेंट रहता है, और कंपनी अपने लोगों को कहाँ प्रोटेक्ट करवाती है, ट्रेडमार्क्स में प्रोटेक्ट करवाती है। कॉन्सेप्ट क्या रहता है, कोई भी सिंगल नेम हो सकता है, सिंगल वर्ड हो सकता है, जैसे मैकडी का एक सिंगल वर्ड एम रहता है, या नेम रह सकता है। नेम मीन्स जैसे सैमसंग का नेम रह सकता है, या LG का नेम, या कोई सिंबल रह सकता है, जैसे कि एप्पल का अलग सिंबल रहता है। आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द सोर्स ऑफ द गुड्स और सर्विस ऑफ वन ट्रेडर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर। मतलब मान लीजिए आपके सामने 10 अलग अलग कंपनी के मोबाइल रखे हैं, और आपको कह दिया जाए कि आपको एक पर्टिकुलर कंपनी का मोबाइल ही आपको सेलेक्ट करना है, तो जिस लोगो के माध्यम से, जिस सिंबल के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप अपने मोबाइल को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वो सिंबल आपका ट्रेडमार्क्स कहलाता है। तो ट्रेडमार्क की हेल्प से हम एक कंपनी के लोगों को पहचान पाते हैं जब वो दूसरी कंपनी के साथ रखा होता है। तो इस तरह के आपने लोगो देखे होंगे, गूगल का अलग लोगो है, नाइकी का अलग है, एडिडास का अलग लोगो है, कोका कोला का अलग लोगो दिखता है, नौकरी डॉट कॉम का अलग लोगो है, ये दिल मांगे मोर पेप्सी ये अलग लोगो रहता है। तो जितने भी कंपनी है उनके सबके लोगो डिफरेंट रहते हैं,
और कंपनी अपने लोगों को ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोटेक्ट करवाती है ताकि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उस लोगों को कॉपी ना करे। इवन साउंड कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क, यानी कि साउंड को भी हम ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे नोकिया की वेल नोन ट्यून आपने सुनी होगी, अगर आप केबीसी देखते हो तो केबीसी स्टार्टिंग में आता है तो उसकी अलग ट्यून बजती है। तो जितने भी कोई भी यश राज फिल्म को आपने देखा होगा तो उसका एक अलग ट्यून आता है स्टार्टिंग में। इंटेल प्रोसेसर अगर देखा होगा आपने, उसकी अलग ट्यून आती है। एप्पल की अलग ट्यून है। अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखते हो तो उसमें एक स्टार्टिंग में मेट्रो गोल्डवियन मेयर के नाम से एक दहाड़ते हुए शेर की पिक्चर आती है। जितने भी जो डायरेक्टर रहते हैं उनका एक फेमस जो ट्यून रहता है उनका अलग रहता है। तो जितने भी ट्यून्स है, जो भी साउंड्स है, उनको भी हम ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा। कि आपने लोगो देखे होंगे, एलजी का अलग लोगो है, नाइकी का अलग लोगो है, केएफसी का अलग लोगो रहता है। एक गुड ट्रेडमार्क मान लीजिए आपको अपनी नई कंपनी खोलनी है, ओपन करनी है और आप चाहते हो कि आपको अपना एक लोगो क्रिएट करना है अपनी कंपनी का, तो किस तरह से होना चाहिए? गुड ट्रेडमार्क किस तरह का होना चाहिए? इनहेरेंट होना चाहिए, एक्वायर्ड होना चाहिए। मींस वो एक किसी भी इनहेरेंट मींस जैसे कि आपको अपना लोगो एक नया होना चाहिए, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोगो उनसे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे ले हाइक से मिलता, नाइक से मिलता जुलता हाइक के नाम से फाइल कर दे, या केएफसी से मिलता जुलता केएफजी से फाइल कर दे, या कोई प्यूमा से मिलता जुलता फोम से फाइल कर दें। और आपने देखा होगा राजस्थान में बिस्लरी के नाम से कितने फेक प्रोडक्ट आते हैं, बेलसरी, बिलसरी, बिस्ली, किसी में डबल एस लगा होता है, किसी में डबल एल लगा होता है, तो वो सारे सारे फेक प्रोडक्ट रहते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो जो भी आप अपने लोगों को कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो अपने आप को अपने माइंड से उसको पर्टिकुलर जनरेट करना है। और आप जो भी आपने कोई अगर आपने कोई लोगो क्रिएट किया है तो आप उसको साइट पे देख भी सकते हैं। ट्रेडमार्क सर्च फाइंडर के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे अपना सर्च भी कर सकते हैं कि पहले से वो लोगो एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, पहले तो किसी कंपनी ने उस लोगो को नहीं ले रखा। तो अगर वो नया है बिल्कुल तो आप अपनी कंपनी के लिए उसको फाइल कर सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो अपने नाम से। कई बार आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर कंपनी पे या प्रोडक्ट पे टीएम लिखा होता है, कई बार आर लिखा होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या रहता है टीएम एंड आर के बीच में? टीएम मींस वो लोगो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसका, वो अनरजिस्टर्ड लोगो है, वो उसका एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। आर मींस उसने अपना जो लोगो है, उस पर्टिकुलर कंपनी ने अपना लोगो ट्रेडमार्क ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो वो आर से डिनोट करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है टीएम एंड आर के बीच में। टीएम में अनरजिस्टर्ड लोगो रहता है, पेंडिंग है उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक, और आर मींस रजिस्टर्ड लोगो। और जब आप अपना लोगो रजिस्टर करवाते हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ट्रेडमार्क ऑफिस से आपको 10 इयर्स के लिए प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि आपके लोगों को 10 साल तक कोई उसको यूज नहीं कर सकता। हालांकि आप उसको रिन्यूअल फी पे करके उसको, जब तक आपकी कंपनी उसको, तब तक आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो रिन्यूअल फी पे करके। इनिशियली 10 इयर्स के लिए मिलता है, बट आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो लाइफ टाइम तक। इस तरह से हम ट्रेडमार्क में पर्टिकुलर कंपनी के लोगो की बात करते हैं, सिंबल की बात करते हैं, और कोई भी नेम की बात करते हैं, कोई वर्ड की बात करते हैं, तो उसको हम ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हैं। तो हम बात करते हैं कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव लीगल राइट granted to creators on expression of an idea. Copyright owner has rights to reproduce, translate, adapt, perform, distribute and publicly display the work. कॉपीराइट के अंदर जो भी आप नया लिटरेचर क्रिएट करते हो, जो भी आप कोई नई पोएम लिखते हो, कोई आपने नया नॉवेल लिखा है, या कोई आर्टिस्टिक वर्क आपने किया, मान लीजिए कोई आपने पेंटिंग बनाई है, या कोई नया आपने स्कल्पचर बनाया, कोई नई मूर्ति आपने बनाई है, या कोई ड्रामा आपने क्रिएट किया है, या कोई म्यूजिकल वर्क आप करते हो, या कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क करते हो, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म करते हो, मीन्स कोई मूवी की अगर आप एक स्टोरी लिखते हो, तो सारा का सारा आप कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हो। और जब भी कोई आपका जो क्रिएशन है आप माइंड का, और जब भी आप कॉपीराइट एक्ट में उसका प्रोटेक्शन करवाते हो, तो कॉपीराइट आपको दो तरह के राइट प्रोवाइड करवाता है, इकोनॉमिक एज वेल एज मोरल राइट। इकोनॉमिक राइट मीन्स जैसे आपने कोई मूवी की स्टोरी लिखी या कोई आपने नई बुक लिखी, तो उससे जब उसकी सेल आउट होती है तो उससे आपको एक फाइनेंशियली रिवार्ड मिलता है, आपको इससे इकोनॉमिक हेल्प मिलती है, आप उससे अर्न करते हो, तो वो आपके इकोनॉमिक राइट है। एज वेल एज मोरल राइट, यानी कि जैसे आपने कोई बुक लिखी और उस बुक को कोई अदर पर्सन आपकी परमिशन के बिना उसको अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता, उसको अडेप्ट नहीं कर सकता, उसको परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता, तो वो उसका सारा सारा मोरल राइट ऑथर के पास रहता है, आपके पास रहता है। तो कॉपीराइट आपको दो तरह के राइट प्रोवाइड करवाता है, इकोनॉमिक एज वेल एज मोरल राइट। टर्म ऑफ प्रोटेक्शन क्या रहता है? मान लीजिए आपने कोई नया लिटरेचर लिखा, नई कोई बुक लिखी, कोई नया नॉवेल लिखा, या कोई नया ड्रामा आपने क्रिएट किया, या कोई आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट किया, मीन्स कोई पेंटिंग आपने बनाई, कोई स्कल्पचर आपने बनाया, या कोई म्यूजिकल वर्क आपने कंपोज किया, तो उस कंडीशन में आपका प्रोटेक्शन रहता है लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर। लाइफ ऑफ ऑथर मीन्स जब तक वो पर्टिकुलर ऑथर जीवित है, जब तक वो
जिंदा है, प्लस 60 ईयर तक। कोई अगर आपने मूवी की स्टोरी लिखी है या कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क है तो 60 ईयर तक उसका प्रोटेक्शन मिलता है। ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट मींस आपने देखा होगा जैसे आईपीएल का प्रसारण एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल करता है, या जो भी शोज रहते हैं कोई पर्टिकुलर न्यूज चैनल के पास उनका रिप्रोडक्शन राइट रहता है, तो उस केस में 25 ईयर्स तक रहता है। परफॉर्मेंस राइट, जो म्यूजिशियन परफॉर्म करते हैं उनका भी अपना राइट रहता है, उनका 50 ईयर्स तक रहता है। और आप अपने जो भी आपका डाटा है उसको कैसे कॉपीराइट करवा सकते हो, फॉर्म 14 के माध्यम से, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल कर सकते हो, ये फीस रहती है उसमें। इस तरह से हम कॉपीराइट में जो भी आपने लिटरेचर क्रिएट करते हो, कोई बुक लिखते हो, कोई ड्रामा क्रिएट करते हो, कोई आपने मूवी की स्टोरी लिखी है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग वर्क है, कोई म्यूजिक कंपोज किया है, कोई आपने नई पेंटिंग क्रिएट की है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, तो उसको आप कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हो। हम बात करते हैं लेटेस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, SICLD, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन। लेटेस्ट क्यों बोला, अभी बात करते हैं। SIC मीन्स ए प्रोडक्ट हैविंग ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किटरी एलिमेंट्स inseparably formed on or inside a semiconductor or insulating material designed to perform an electronic circuitry function। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि SICLD सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन। यहाँ पे इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम कुछ सेमी कंडक्टर और ट्रांजिस्टर की बात करेंगे जिनका एक लेआउट डिजाइन हो, जिसका एक पर्टिकुलर लेआउट डिजाइन हो। अगर आपने कभी रेडियो को ओपन करके देखा होगा तो उसमें एक प्लेट पे एक डिजाइन रहता है, एक लेआउट डिजाइन रहता है ट्रांजिस्टर का, सेमीकंडक्टर की एक वायरिंग रहती है। और जब आप उस वायरिंग में थोड़ी भी छेड़छाड़ करते हो या उसको हटा देते हो उस वायरिंग को, तो आपका जो रेडियो फंक्शनिंग करना बंद कर देता है। यानी कि एक तरह की इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर के लेआउट डिजाइन पर डिपेंड करती है। आजकल आपने देखा होगा जो अभी आप मोबाइल यूज कर रहे हो, और हर कंपनी के मोबाइल में अलग अलग तरह का प्रोसेसर रहता है। किसी में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, किसी में एक्जीनोस प्रोसेसर है, किसी में मीडियाटेक प्रोसेसर है। और उन सारे के सारे प्रोसेसर, उनमें एक चिप रहती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप रहती है, और उस छोटी सी चिप में मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन सेव रहती है। उनका जो लेआउट डिजाइन है सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का, उनकी वजह से इस तरह की हम टेक्नोलॉजी को यूज कर पाते हैं। और आजकल जो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही है, ऑटोमेटिक कार्स आ रही है, उनमें भी इस तरह का लेआउट डिजाइन रहता है। तो कहने का मतलब जो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, प्रोसेसर में हो, किसी में हो, जिसमें सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का लेआउट डिजाइन किया जाता है, और जब भी आपको इस तरह का लेआउट डिजाइन क्रिएट करते हो अपने फील्ड से रिलेटेड, तो उस तरह के लेआउट डिजाइन को आप प्रोटेक्ट कहाँ करवाते हो, SICLD एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हो, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन। इसका प्रोटेक्शन आपको 10 ईयर्स के लिए मिलता है। इसका ऑफिस दिल्ली में रहता है। तो इस तरह से हम SICLD के अंदर हम किसी भी सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर के लेआउट डिजाइन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स भौगोलिक संकेतक, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। GI क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में GI बोलते हैं। GI इज एन इंडिकेशन दैट आइडेंटिफाई ए प्रोडक्ट दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पजेस क्वालिटी और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। यानी कि कहने का मतलब कि जब भी कोई प्रोडक्ट इंडिया के किसी जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड होता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड होता है, उसका प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में ही होता है, और उसमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है, स्पेशल टेस्ट रहता है, उसमें स्पेशल उसका यूज रहता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस जियोग्राफिकल एरिया के माध्यम से उसका एक GI प्रोटेक्शन देती है, उसका GI एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करवाती है। जैसे आपने नागपुर का ऑरेंज सुना होगा, मदुरई की जैस्मिन आपने सुनी होगी, बस्तर का ढोकरा आपने सुना होगा, बोगली बीना आपने सुनी होगी, दार्जिलिंग की चाय का नाम आपने सुना होगा, मकराना मार्बल का आपने नाम सुना होगा, रतलामी सेब, रतलाम MP में एक जगह है, उसकी सेब काफी फेमस है, कांचीपुरम सिल्क, कांचीपुरम चेन्नई में एक सिटी है, कांचीपुरम के नाम से वहाँ की साड़ियाँ काफी फेमस है। तो जितने भी प्रोडक्ट है उनसे पहले हम एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, एक पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं, जैसे दार्जिलिंग की टी, मकराना का मार्बल, रतलाम की सेब, कांचीपुरम की साड़ियाँ। तो जितने भी प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही बनते हैं, या वहीं उनका प्रोडक्शन होता है, चाहे वो नेचुरली हो या एग्रीकल्चरली हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग रूप से हो। तो अगर उनका में कुछ स्पेशल टेस्ट होता है या स्पेशल कोई क्वालिटी होती है, कोई विशेष बात होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करती है, GI एक्ट से उसको रजिस्ट्रेशन करवाती है, GI टैग से उसको डिनोट करती है। जैसे कठपुतली ऑफ राजस्थान सुना होगा, बाघ प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश, बंगाल की पटचित्रा, चेरियाल पेंटिंग्स, बिद्री वेयर, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग, बिहार का मगही पान, कोल्हापुर का गुड़ जगेरी, एपीमिडी मैंगो, कश्मीर की केसर का आपने सुना होगा, शाही लीची ऑफ बिहार, कुर्ग ऑरेंज, तेजपुर की लीची, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, रत्नागिरी का शरबत, चंदेरी फैब्रिक, अम्बमोहर राइस,
तो जितने भी प्रोडक्ट है, अगर उससे पहले किसी जियोग्राफिकल एरिया का नाम आता है तो मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जीआई टैग से रजिस्टर्ड है, जीआई एक्ट से रजिस्टर्ड है। आपको एक लॉक दिखाई दे रहा है, इस लॉक पे डिंडीगुल लॉक्स लिखा हुआ है। डिंडीगुल एक सिटी है तमिलनाडु में, और वहाँ पे इस तरह का लॉक का काफी प्रोडक्शन होता है, काफी ड्यूरेबिलिटी रहती है इस तरह के लॉक्स में। और उस डिंडीगुल लॉक तो उस सिटी को हम लॉक सिटी के नाम से भी जानते हैं, तमिलनाडु में सिटी इस तरह की, तो वो भी एक तरह का जीआई टैग है। एटिकोपा टॉयज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आपको एक मशरूम दिखाई दे रही है, ये मशरूम अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने इसको फाइल किया है जीआई टैग के लिए, और काफी न्यूट्रिशियस है, काफी पोषक है ये। और इसकी कीमत आप देख सकते हो कि इसकी लगभग 500 ग्राम की जो कीमत है वो लगभग 15 से 20 हजार रुपए है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जीआई कौन से स्टेट को दिए गए इंडिया के, तो कर्नाटका के पास लगभग 47 प्रोडक्ट का जीआई टैग अभी तक रजिस्टर्ड है। अगर हम राजस्थान की बात करें, स्पेशल राजस्थान में, तो कोटा डोरिया का आपने सुना होगा, बीकानेरी भुजिया, मोलेला क्ले वर्क, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, थेवाड़ जो प्रतापगढ़ के अंदर है, या मकराना मार्बल, ये राजस्थान के फेमस जीआई टैग है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस कंडीशन में जीआई टैग प्रोवाइड करवाती है? 3 कंडीशन है। एग्रीकल्चरल हो सकता है कोई प्रोडक्ट, नेचुरल हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है। एग्रीकल्चर जैसे बासमती राइस है, दार्जिलिंग की चाय है, नागपुर का ऑरेंज है, कंगराटी है, अल्फोंसो है, तेजपुर की लीची है, तो वो क्या एग्रीकल्चर लेवल पे उनका प्रोडक्शन होता है। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक रूप से अगर कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मकराना का मार्बल, वो प्राकृतिक रूप से वहां पाया जाता है। या फिर मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जैसे बीकानेरी भुजिया बीकानेर के अंदर ही बनता है, आगरा का पेठा सिर्फ आगरा में ही बनता है, कांचीपुरम की साड़ियाँ सिर्फ कांचीपुरम में बनती है, बनारस की साड़ी सिर्फ बनारस में बनती है। कहने का मतलब, जब कोई मैन्युफैक्चर्ड हो, नेचुरली हो, या फिर कोई एग्रीकल्चर रूप से किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें कोई स्पेशल टेस्ट हो, स्पेशल क्वालिटी हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करवाती है, ताकि उसके वहाँ के एरिया को और ज्यादा उसको ग्रोथ मिले, उसका बिजनेस का एक्सपांशन हो, उस एरिया का नाम हो, पहचान हो, ना केवल नेशनल लेवल पे अपितु इंटरनेशनल लेवल पे भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पहचान रहती है। और जितने भी प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो जीआई के नाम से, उनकी केवल ना केवल इंडिया के अंदर अपितु फॉरेन के अंदर भी काफी डिमांड रहती है उसी के नाम से। दार्जिलिंग की चाय के नाम से बिकता है, बीकानेर भुजिया के नाम से फॉरेन में बिकता है। तो वो एक पहचान है, जो एक भारत की अतुल्य, भारत की एक अमूल्य निधि है। तो इस तरह से हम जीआई के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड मीन्स बिजनेस, बिजनेस करने का एक सीक्रेट, एक रहस्य है। जैसे कि जब भी कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट का स्पेशल कोई फॉर्मूला, जब वो कंपनी अपने फॉर्मूले को कंपनी के बाहर डिस्क्लोज नहीं करती है, तो उस कंडीशन में उसको हम ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं। यानी कि ट्रेड सीक्रेट इज एनी प्रैक्टिस और प्रोसेस ऑफ ए कंपनी दैट इज जनरली नॉट नोन आउटसाइड ऑफ द कंपनी। जैसे आपने कोका कोला या थम्स अप का नाम सुना है कंपनी का, इनका जो कंपोजिशन है, जो इनकी जो लिकर है, ड्रिंक है, उनका जो कंपोजिशन है, फॉर्मूला है, उसको आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया कि उसमें कितना CO2 है, कितना पानी है, कितनी शुगर है। उनका आज तक कंपोजिशन किसी को पता ही नहीं चला, परसेंटेज पता ही नहीं चला, क्योंकि कंपनी के बारे में डिस्क्लोज ही नहीं है, उनको आज तक कोई रिप्लेस भी नहीं कर पाया। गूगल के एल्गोरिदम और जो बर्गर वगैरह खाते हैं वो मैकडी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो स्पेशल मसाला यूज करते हैं, या जो मैगी वगैरह खाते हैं उनमें भी स्पेशल मसाला यूज किया जाता है। यानी कि जब जो भी कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है, और अपने जो कंपोजिशन, उसके जो फॉर्मूला है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जब वो कंपनी के बाहर किसी को बताती नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करती है, उसका सीक्रेट रहता है, तो उस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड के जो सीक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड सीक्रेट के नाम से जानते हैं। तो इतने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े हमने, पेटेंट की बात की, पेटेंट में हमने टेक्नोलॉजी की बात की, कि जब भी आप कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, जब भी कोई आप कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट करते हो, कोई नया प्रोसेस इन्वेंट करते हो, तो उसको आप पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करवाते हो। डिजाइन में हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिजाइन की बात की, कॉपीराइट में हमने लिटरेचर की बात की, कोई पेंटिंग की बात की, कोई म्यूजिक की बात की, और हमने जैसे मूवी की स्टोरी लिखते हो या कोई ड्रामा क्रिएट करते हो, आप उसको कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हो। ट्रेडमार्क में हमने किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के सिंबल की बात की, लोगो की बात की, यानी कि कितने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पड़े। इसका मतलब आईपी इज एवरीवेयर, आईपी हर जगह है। अगर हम पेटेंट की बात करें, तो जब भी कोई आप पेटेंट एक्ट में प्रोटेक्शन करवाते हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस का, तो 20 ईयर्स के लिए आपको उसका रजिस्ट्रेशन मिलता है, यानी कि 20 साल तक आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस पे आपकी मोनोपोली रहती है। 20 साल तक कोई भी आपकी परमिशन के बिना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस को यूज नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता। डिजाइन 10 साल के लिए मिलता है, आप उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हो। ट्रेडमार्क हालांकि 10 साल के लिए मिलता है आपको, एक पर्टिकुलर कंपनी का लोगो, बट बाद में उसको आप लाइफ टाइम के लिए या इनडेफिनेट टाइम के लिए भी आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। जीआई भी 10 साल के लिए मिलता है, उसको भी हम इनडेफिनेट टाइम के लिए आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं। कॉपीराइट जो पब्लिश लिटरेचर है, या ड्रामेटिक वर्क है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, या म्यूजिकल वर्क है, तो वो लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर तक रहता है। जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें
जीआई एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो एक सिंगल व्यक्ति के नाम से कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सिंगल स्टूडेंट के नाम से कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, किसी भी सिंगल इंडिविजुअल के नाम से वो कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि वो एक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक एसोसिएशन के नाम से रहता है, एक फार्मर्स के ग्रुप के नाम से वो रजिस्ट्रेशन किया जाता है। बाकी आप पेटेंट को भी आप अपने नाम से रजिस्टर करवा सकते हो, डिजाइन को भी करवा सकते हो, ट्रेडमार्क को भी करवा सकते हो, कॉपीराइट भी आप अपने सिंगल नाम से ले सकते हो। अगर हम बात करें डिफरेंट आईपी इन सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट में हम क्या क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। जैसे आपको एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है, इस लैपटॉप का एक यूनिक लोगो है, कंपनी का यूनिक आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है। इस लोगो को कंपनी कहाँ रजिस्टर करवाती है? ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवाती है। इस लैपटॉप का यूनिक डिजाइन है जिसको कंपनी ने इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा रखा है। और जिस टेक्नोलॉजी पे लैपटॉप काम कर रहा है, इसका जो डिस्प्ले की जो टेक्नोलॉजी है, उसको कंपनी ने पेटेंट एक्ट में प्रोटेक्ट करवा रखा है। और जो इसके अंदर प्रोसेसर यूज किया गया है, जो इंटीग्रेटेड चिप यूज की है, उसको कंपनी ने SICLD एक्ट में प्रोटेक्ट करवा रखा है। और जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट आप परचेज करते हो मार्केट से, तो आपको इस प्रोडक्ट के साथ एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, एक डाटाबेस मिलता है, जिसमें उसमें लिखा होता है किस तरह से वो फंक्शनिंग करेगा, क्या कंपनी का डाटाबेस रहता है। वो जो डाटाबेस है, जो रिटन मैनुअल्स है, जो आपको प्रोडक्ट के साथ परचेज करने पे मिलता है, उसको कंपनी कहाँ प्रोटेक्ट करवाती है? कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट करवाती है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट में मोर देन वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। आपको एक सोनी का टीवी दिखाई दे रहा है, इस टीवी में एक सोनी का एक लोगो दिखाई दे रहा है, उस लोगो को कंपनी ने कहाँ रजिस्टर करवा रखा है? ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवा रखा है। इस टीवी का यूनिक डिजाइन है, उस डिजाइन को कंपनी ने कहाँ रजिस्टर करवा रखा है? इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में रजिस्टर करवा रखा है। और जिस टेक्नोलॉजी पे टीवी काम कर रहा है, जो आजकल मैजिक रिमोट टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, जो रिमोट कंट्रोल मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी है, उसको कंपनी ने पेटेंट एक्ट में प्रोटेक्ट करवा रखा है। और जो कंपनी का डाटाबेस है, किस तरह से वो फंक्शनिंग करेगा, वो जो डाटाबेस है, वो जो रिटर्न मैनुअल्स है, वो कंपनी ने कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट करवा रखा है। आपको एक कोका कोला की एक बोतल दिखाई दे रही है, कोक की बोतल दिखाई दे रही है, और जो कोका कोला का जो सिंबल है, लोगो है, वो कंपनी ने ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोटेक्ट करवा रखा है। इस बोतल का यूनिक डिजाइन है, उस डिजाइन को कंपनी ने इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट में प्रोटेक्ट करवा रखा है। और जिस मशीन में या जिस डिवाइस में या जिस इक्विपमेंट में या जिस एपरेटस में इस बोतल को बनाया गया है, वो मशीन पेटेंट से प्रोटेक्ट रही होगी। या जो कंपनी का डाटाबेस है सारा सारा, वो हम कहाँ रजिस्टर करवाते हैं? कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाते हैं। तो एक सिंगल प्रोडक्ट में भी मोर देन वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हु कैन क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कौन क्रिएट कर सकता है? एनी टीचर, एनी स्टूडेंट्स, एनी पर्सन, देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन। यानी कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फैकल्टी, कोई भी पर्सन कभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकता है। उसका कोई एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उम्र का प्रावधान नहीं है कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तभी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट करना है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा कि 4 साल के बच्चे ने भी रोबोट बना दिया, 14 साल की एक रेमस जो उसने एक डिवाइस बना दी, एक 12वीं क्लास के बच्चे ने, जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, उनके लिए एक आइस असिस्टिव डिवाइस को डिस्क्लोज किया, बनाया, इन्वेंट किया। तो कहने का मतलब कोई भी स्टूडेंट कभी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है और उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू, लॉ के थ्रू। या वो पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, SICLD हो सकता है, वो ट्रेड सीक्रेट हो सकता है। और जब भी आप अपने आइडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर करवाते हो, तो वो जो आपका आईपी है, वो आपका IPR में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट के तहत आप, गवर्नमेंट की हेल्प से आपको एक उसका एक रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है कि कोई भी अदर पर्सन बिना आपकी परमिशन के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, प्रोसेस का, या उस बुक का, या नोवेल का, जो भी आपने उसको क्रिएट किया है, वो आपको आपकी परमिशन के बिना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस को यूज नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता। यानी कि गवर्नमेंट से आपको सीधा साधा एक हक मिल जाता है, एक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जितने भी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े, पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क, GII, कॉपीराइट, इन सब के अलग से एग्जामिनर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा पेटेंट एजेंट भी बन सकते हो, ट्रेडमार्क एजेंट भी बन सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू सर। एक दो मिनट का क्यूज लेते हैं स्टूडेंट से। जी सर। स्टूडेंट्स आप राइट डाउन भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। जैसे आपको बताना कि फाइंड द फेमस ट्रेडमार्क, इसमें कौन सा ट्रेडमार्क फेमस है। जैसे आपको लेफ्ट साइड में आपको एक पेप्सी का नाम दिखाई दे रहा होगा, और इसके अलावा आपको आइडेंटिफाई करना इसमें और क्या क्या ट्रेडमार्क हो सकते हैं। आप मैसेज भी कर अमूल। सकते हैं। अमूल हो सकता है, और
बबूल। और सर फेसबुक के लिए एफ। बाटा। चलिए, बाटा है, बाटा। बिगॉल हो सकता है। यस यस, चलिए आपके आंसर्स हैं। और लिक्स था, कैडबरी था। अब आपको बताना कि कौन सा इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे फर्स्ट में आपको एक पेंटिंग दिखाई दे रही है, पेंटिंग को हम कहाँ रजिस्टर करवाते हैं, कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में? पेटेंट में करवाते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कहाँ रजिस्टर करवाते हैं? कॉपीराइट में। यस। सेकंड, एक स्कल्पचर, आपको एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, उसका प्रोटेक्शन कहाँ करवाते हैं? इसको भी हम, स्कल्पचर या मूर्ति को भी हम कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हैं। और थर्ड में एक लैपटॉप, एक मोबाइल दिख रहा है, इसका लोगो है, एप्पल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको कंपनी ने कहाँ रजिस्टर करवा रखा है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में। इनका यूनिक डिजाइन है, उस डिजाइन को डिजाइन में रजिस्टर करवा रखा है। फोर्थ में आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है, फिफ्थ में भी आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है, उनको भी हम ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोटेक्ट करवाते हैं। चलिए, जो पेंटिंग जो आर्टिस्ट बनाते हैं उसको कहाँ रजिस्टर करवाते हैं? कॉपीराइट। और जो फैशन डिजाइनर रहते हैं वो कहाँ रजिस्टर करवाते हैं? डिजाइन्स में। और आजकल जो बाइक में या स्कूटी में एडवांस डिस्क ब्रेक आ रहे हैं, वो उसको कंपनी कहाँ रजिस्टर करवाती हैं? पेटेंट। उनकी जो टेक्नोलॉजी है, पेटेंट्स में। इसमें कौन सा जियोग्राफिकल इंडिकेशन है? नागपुर ऑरेंज। चलिए, ट्रेडमार्क क्या प्रोटेक्ट करवाता है? लोगो। यस, लोगो, नेम्स एंड ब्रांड्स। पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? 20 है। पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? ट्वेंटी ईयर्स के लिए। आप कोई अगर ओरिजिनल स्टोरी लिख रहे हो तो किस तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको राइट देता है कि आप उसको बेच सकते हो, बना सकते हो? कॉपीराइट। यस, कॉपीराइट। एक क्रिकेटर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है क्लॉथ्स का, स्पोर्ट्स वियर क्लॉथ्स का, तो किस तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको हेल्प करेगा उसको बनाने से, बेचने से? जैसे दो आंसर इसके हो सकते हैं। डिजाइन में आप ट्रेडमार्क। उनका एक डिजाइन हो सकता है और एक कंपनी का एक लोगो हो सकता है। ट्रेडमार्क और डिजाइन इसके। चलिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कम समय में जितना नॉलेज बच्चों के साथ शेयर किया है। निश्चित ही हम भी सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि आईपीआर आज कितना डेवलप हो चुका है, बच्चों के लिए करियर अपॉर्चुनिटी वो तैयार कर रहा है कि आने वाले समय में बच्चे बहुत अच्छे से अपने करियर बना सकते हैं इस आईपीआर सेक्टर के अंदर। गौरव बागोरा हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? गौरव? नहीं सर, कुछ नहीं। ओके। सो अब मैं अंतिम वोट ऑफ थैंक्स दे देता हूं सभी को। इस एक दिवसीय कार्यशाला का आज हम यहीं समापन करेंगे और सबसे पहले मैं थैंक्स की कड़ी में डॉक्टर मोनिका रोथ मैम, पैटर्न एंड प्रिंसिपल सेठ मथुरा दास बिनानी गवर्नमेंट
पीजी कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा से हम आज की ये कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए हैं। इस कार्यशाला में जुड़े हुए इस महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्य एवं बाहर से भी जुड़े हुए संकाय सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूं कि उन्होंने पिछले 1-1.25 घंटे से वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हमारी कार्यशाला के आयोजन में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से डॉक्टर ओपी रुनवाल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यशाला में हमें बहुत प्रेरणा दी कि हम लोग सफलतापूर्वक इसका आयोजन कर पाएं। इसके साथ ही आज की कन्वेनर में डॉक्टर दिव्या सोलंकी मैम का भी आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत अच्छे से उन्होंने कन्वेनिंग की आज की इस कार्यशाला की। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आज के वक्ता डॉक्टर मनोज बालान सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने शॉर्ट में हमें आईपीआर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। और इस कार्यशाला के एंडिंग में मैं सभी प्रतिभागियों का, सभी टीचर्स का, सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि फ्यूचर में भी जो हम एक्टिविटीज करेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू मनोज सर, एक बार फिर से थैंक यू सर। थैंक यू सर।